हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश देशवाल। वेलकम टू DRIS अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों लास्ट चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर संविधान के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, संविधान के बारे में पढ़ लिया है। एंड आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा सेकंड चैप्टर है संविधान निर्माण यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। हाँ, आपने सही सुना, संविधान का निर्माण कैसे हुआ वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो देख, आप कहोगे कि सर संविधान के बारे में तो हमें बहुत कुछ नॉलेज है। आप कहोगे कि सर संविधान के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर की देखरेख में संविधान का निर्माण हुआ। मैं कहूँगा भाई वाह, बहुत अच्छे। और आप क्या जानते हो संविधान के बारे में? कहोगे कि सर संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, ये जानते हैं हम। और एक कमेटी बैठाई गई थी संविधान सभा के द्वारा, ये संविधान का निर्माण किया गया। वास्तव में यार आपको तो बहुत नॉलेज है यहाँ पर। तो मैं आज आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? मुझे तो इसके बारे में बताओ। आप भले ही बहुत कुछ जानते हो संविधान के बारे में, पर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि संविधान है क्या, इसके बारे में मेरे को यहाँ पर बताओ, एक लाइन में बता दो भले ही। तो आप कहोगे कि सर संविधान कुछ नहीं है, संविधान एक बुक्स है जिसके अंदर नियम लिखे गए हैं, हमारा देश कैसे चलेगा, शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। अब मैं मानूं हाँ यार आपको वास्तव में बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप तो देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। संविधान कुछ नहीं, एक बुक्स है। ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। ये है भारत का संविधान। क्योंकि सर ये भारत का संविधान, ये तो बुक्स है। हाँ भाई, बुक्स ही है भारत का संविधान। आपने माइंड में पता नहीं क्या पिक्चर बना रखी होगी, पर भारत का संविधान है ये, ठीक है। लेकिन भारत का संविधान या भारत के संविधान का एक पार्ट कह सकते हो कि यानी कि जो यहाँ पर इसके अंदर शॉर्ट में लिखा हुआ है, बाकी भारत का संविधान ही है ये। भारत के संविधान कुछ नहीं है, एक बुक्स है जो यहाँ पर अपने पूरे इंडिया के शासन व्यवस्था के ऊपर लिखी गई है। शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, यहाँ पर सरकारों का चुनाव कैसे होगा, अगर सरकार गलत काम करती है उसको क्या दंड दिया जाएगा, अगर नागरिकों की क्या कर्तव्य है, नागरिकों को क्या दंड दिया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर इस बुक्स के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर खोलोगे, सर कहोगे कि सर ये बुक्स खोलकर दिखा दो, इसके अंदर क्या है? अंदर भाई कुछ नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे नियम लिखे हुए हैं, यहाँ पर कमेंट्स लिखे हुए हैं, या रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, रिलेशन क्या होंगे स्टेट्स और यहाँ पर केंद्र के बीच में, ये लिखे हुए हैं। यानी कि हर चीज के नियम लिखे हुए हैं। ये संविधान है, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पर सारी बुक्स के अंदर नियम लिखे हुए हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या, तो इसके बारे में हम इसके अंदर इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो वैसे आपका हो ही गया संविधान के बारे में, लेकिन एक दो पंक्ति यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शायद आपको भी थोड़ा और सुकून मिलेगा, क्योंकि नोट्स बना रहे होंगे ना आप। तो देखिए यहाँ पर क्या है संविधान क्या है? संविधान यहाँ पर आप लिख सकते हो कि संविधान क्या है? संविधान कुछ नहीं है, संविधान है एक नियमों का संग्रह, ठीक है। नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? यहाँ पर संविधान कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, सीधी सिंपल सी, और कुछ नहीं है। एक वर्ड के अंदर नियमों का संग्रह ही क्या है? संविधान है, जो इस देश को चलाने के लिए यहाँ पर काम आता है। यानी कि यहाँ पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया गया, ठीक है, चलाने के लिए बनाया गया। तो ये होगी डेफिनेशन। अब आप यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, आपका संविधान, यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हुआ। अब जानते हैं इस चैप्टर में अंदर हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है, क्यों पड़ती है भाई नीड संविधान की, किस लिए नीड है संविधान की, इस बुक्स की क्या नीड है, तो ये जानेंगे इस चैप्टर में। सेकंड, संविधान कैसे बनते हैं भाई, वो जानेंगे। उन्हें कौन बनाता है वो भी जानेंगे। किस तरह बनाता है वो भी जानेंगे। यानी कि वो हलवा होता है ना, हलवा कि पहले तो कहेंगे भी कैसे बनता है, फिर कहेगा कौन बनाता है हलवा, फिर कहेगा कि हलवा किस तरह से बनता है। यानी कि पूरा निचोड़ निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है, संविधान का। फिर आगे, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं, तो ये जान लेंगे। एंड देन, एक बार संविधान बन जाने के पश्चात क्या हम उसमें समय अनुसार बदलाव कर सकते हैं? अब मान लो कि ये संविधान, आपको भी पता है कि यहाँ पर कब 1949 के अंदर कंप्लीट हो गया था और 1950 में ये लागू हुआ था। आज कितने साल हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज इतने साल हो चुके हैं, क्या समय के साथ में कोई नियम वगैरह चेंज नहीं होते? तो नियम तो चेंज होते हैं, लेकिन क्या इसके अंदर बदलाव किया जा सकता है, वो भी हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है दोस्तों।
तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में अंदर हम क्या पढ़ेंगे, संविधान क्या होता है। यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो चुका है तो आगे का समझाना मेरे लिए बहुत ही इजी रहेगा। तो आप आई होप आप ये समझ गए होंगे। एंड अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। एंड इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, हो सकता है कई बच्चे सीरियस और नोट्स बना रहे हो तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों आगे यहाँ पर देखते हैं दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या हुआ था, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष हुआ था। तो आप पहले तो एक क्वेश्चन मेरे से ये कर सकते हो कि सर हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई ये एक अच्छा एग्जाम्पल है अपने कोई देश का यहाँ पर लोकतांत्रिक होने का। तो आप कहोगे सर लोकतांत्रिक देश तो जस्ट हाल के अंदर नेपाल भी हुआ है, यहाँ पर 2015 के अंदर संविधान बनाया था और 2008 के अंदर वो भी यहाँ पर एक आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र बना है और लोकतांत्रिक देश बना है, तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हाँ भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के बारे में अपने इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक अच्छी खासी मिसाल है। जिस तरह भारत की स्थिति थी उसी प्रकार साउथ अफ्रीका की स्थिति थी। जिस प्रकार भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था वैसे ही साउथ अफ्रीका पर कब्जा किया था, जैसी रंग भेद की यहाँ पर नीति अपनाई गई थी। और इन्होंने सबसे खास बात क्या है, इन्होंने ऐसे नियम बनाए जो पूरे विश्व के अंदर यहाँ पर विख्यात है। तो इसलिए अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बारे में यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। साउथ अफ्रीका देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष, यानी कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले नेल्सन मंडेला क्या थे, जैसे भारत के अंदर क्या देखते हो, भारत के अंदर यहाँ पर गांधी बापूजी थे। तो बापूजी ने यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर संघर्ष किया था। लेकिन यहाँ पर कौन थे, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला ने नेतृत्व किया था पार्टी का। तो ये देखिए यहाँ पर नेता थे अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के। जिस प्रकार यहाँ पर बापूजी हमारे यहाँ पर नेता थे, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में ये थे नेल्सन मंडेला, ठीक है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के ये नेता थे। फिर आगे देखो, रंग भेद का विरोध हुआ था। यहाँ पर रंग भेद का विरोध किसने किया था, इन्होंने, नेल्सन मंडेला। यहाँ पर रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, वो भी आगे समझाऊंगा। उससे पहले रंग भेद का विरोध किया था नेल्सन मंडेला ने। अगर इन्होंने जब विरोध किया रंग भेद का, तो इनको यहाँ पर देशद्रोह की सजा सुना दी गई, देशद्रोह की सजा सुना दी और इनको उम्र कैद की यहाँ पर सजा सुना दी। ये 28 वर्षों तक जेल में रही। हालांकि इनको यहाँ पर उम्र कैद की सुनाई थी, पर ये 28 वर्षों तक की कैसे रही वो आगे जानेंगे, हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। देखो यहाँ पर अफ्रीका में रंग भेद व्यवस्था थी। अब कहोगे कि सर ये रंग भेद व्यवस्था क्या होती है। रंग भेद का व्यवस्था का मतलब होता है कि मनुष्य को रंग के आधार पर यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे जिनका रंग काला था यानी कि ऐश्वेत था, उनको अलग कैटेगरी कर दिया। एंड देन रंगीन चमड़ी वाले भारतीय थे, उनको एक अलग कैटेगरी के अंदर रख दिया। और जो दूसरे यहाँ पर गोरे लोग थे उनको अलग कैटेगरी के। अब जो यहाँ पर भारतीय थे और ऐश्वेत रंग के लोग थे, इनको छोटा और नीचा माना जाता था। छोटा और नीचा क्यों माना जाता था, रीजन क्या था, रीजन ये था कि इनका रंग यहाँ पर काला था, रंगीन यहाँ पर चमड़ी के आधार पर भेदभाव होता था, ठीक है। तो अब इनको क्या था, छोटा और नीचा माना जाता है, तो इनके साथ हमेशा भेदभाव होता था। इनको कोई अधिकार नहीं था, यहाँ पर देखो वोट डालने का अधिकार नहीं था इनको। रेलगाड़ी, बस, अस्पताल में इन सभी के साथ में भेदभाव किया जाता था। जैसे रेलगाड़ी है, बस है, अस्पताल है, तो इनके लिए हमेशा डिफरेंट अलग होते थे। इनको इतनी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की जाती थी, यहाँ तक कि इनके बस स्टैंड भी अलग होते थे, ठीक है। तो ये सारी इनके साथ में हमेशा भेदभाव होता था। एंड देन आगे देखो, यहाँ पर नया संविधान दक्षिण अफ्रीका के अंदर। आई होप आप ये समझ गए होंगे, कुछ नहीं, नेल्सन मंडेला नेतृत्व किया था यहाँ पर पार्टी का। और इन्होंने देशद्रोह की सजा क्यों सुनाई, क्योंकि रंग भेद का इन्होंने विरोध किया था। आगे आपने देखा कि रंग भेद क्या होता है। रंग भेद के आधार पर यहाँ पर 3 कैटेगरी के अंदर मनुष्यों को डिवाइड कर दिया था, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों को डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से, एक ऐश्वेत, एक श्वेत और एक गोरे, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पर नया संविधान दक्षिण अफ्रीका का। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना है साउथ अफ्रीका के अंदर, वो देखिए। संघर्ष और विरोध बढ़ा। संघर्ष और विरोध का मतलब क्या है, एक सीमा ऐसी आ जाती है कि वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरते भरते उसका घड़ा फुल हो जाता है, तो वो घड़ा फूटने पर आ जाता है। तो वैसे यहाँ पर हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर पाप का घड़ा अंग्रेजों का फुल ज़्यादा भर चुका था। तो अब इतना ज़्यादा विरोध बढ़ चुका था, इतने लोग इकट्ठे हो गए थे, अंग्रेजों को अब लगने लगा था कि अब हमारा रहना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो जब उनको लगने लग गया कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो भाई उनको यहाँ पर अब
पीछे हटना पड़ेगा ना। तो पीछे हटने के लिए यहाँ पर क्या किया, सरकार ने नीतियों में बदलाव कर भेदभाव वाले कानून वापस ले लिए, यानी कि भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अब कहने लगे कि भाई तुम भी भाई हो, हम भी भाई है, साथ मिलकर रहेंगे। तो वो लास्ट के अंदर तो ऐसा कहने ही था, ठीक है। फिर आगे नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया। अब समझ में आया नेल्सन मंडेला को क्यों आज़ाद किया, उम्र कैद की सज़ा थी, तो इनको आज़ाद इसलिए किया क्योंकि विरोध बढ़ चुका था। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। फिर क्या होता है, एक नई सूरज की किरण उगती है, और नई सूरज की किरण कब उदय होती है, ये होती है 26 अप्रैल 1994, यानी कि 1994 के अंदर दक्षिण अफ्रीका में गणराज्य का एक नया झंडा फहराया, यानी कि वो गणराज्य बन गया, ठीक है। यहाँ पर फिर आगे देखो, एक दूसरे के दुश्मन रहे दोनों समूह समझौते के लिए सहमत हुए। तो ये लाइन आपको थोड़ी समझा देता हूँ। दो समूह कौन से, एक जो गोरिल्ले थे, अंग्रेज थे वो, और एक जो ऐश्वेत थे वो, एक दूसरे के पहले दुश्मन थे। लेकिन अब ये देश गणराज्य बन चुका है, तो गणराज्य बन चुका है तो दोनों सहमत हो गए, भेदभाव की नीति खत्म हो चुकी है। तो अब दोनों सहमत हो चुके हैं, अब दोनों यहाँ पर बैठ गए हैं, दोनों अब क्या करेंगे, समझौता करेंगे आपस के अंदर। ये गोरे लोग कहेंगे कि हमने आपके साथ में बहुत भेदभाव किया, तो कृपया कर हमारे साथ मत करना ऐसा कुछ, तो ऐसी नीतियां बनाई गई, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, आपस के अंदर समझौता करेंगे कि तुम हम, ये गोरे लोग होंगे ये कहेंगे कि तुम हमारी जमीनें मत हड़पना, हम तुम्हें अधिकार दे देंगे, जो भी तुम अधिकार चाहते हो, तुम जैसा जीना चाहते हो वैसे अधिकार दे देंगे। तो दोनों आपस में सहमति बना लेंगे, यानी कि आराम से रहेंगे। अब देखो आगे, एक दूसरे के दुश्मन रहे दोनों समूह समझौते के लिए सहमत हुए, ये समझ में आ गई। फिर स्त्री पुरुष के लिए समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और नए मानवाधिकारों का निर्माण किया गया। ये अधिकार किनके लिए थे, अश्वेतों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो श्वेत थे या गोरे लोग थे उनको तो ये अधिकार पहले से ही थे, लेकिन जो अश्वेत थे उनको ये अधिकार नहीं थे, तो उनको ये अधिकार मिल गए। बदले में जो यहाँ पर गोरे लोग थे, गोरे लोगों को इसलिए डर लगता था क्योंकि यहाँ पर अश्वेतों की जनसंख्या ज़्यादा थी, क्योंकि देश ही अश्वेतों का है ना ये साउथ अफ्रीका, तो उनको यहाँ पर क्या मिल गया, इनको ये अधिकार मिल गए जो अश्वेत थे। और जो गोरे लोग हैं उनको ये डर था कि ये बहुसंख्यक लोग हमारी ज़मीनें ना छीन ले, तो उनको ज़मीनों का डर था, अपनी धन संपत्ति वगैरह इनका। तो फिर अश्वेत लोग कहते हैं कि हम आपकी ज़मीन या कोई चीज़ भी नहीं छीनेंगे, तो इसलिए यहाँ पर दोनों को सहमति बना ली दोनों ने आपस में। तो ये नया संविधान बना था दक्षिण अफ्रीका की। आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो दोबारा से यहाँ पर देखिए, साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ ये यहाँ पर रीड किया, एंड बाद में नया संविधान दक्षिण अफ्रीका के अंदर क्या स्थिति थी, कैसे बना, ये सारा आपने यहाँ पर जाना। तो आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो सबसे पहले दोस्तों, एंड फिर चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ये बहुत शॉर्टकट के अंदर लिखा है, आपको नोट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो या 9th के अंदर हो तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है भाई हमें संविधान की जरूरत है। तो वो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों समुदाय समझौते के लिए तैयार हो गए। दोनों समुदाय कौन कौन सी है, दो समुदाय थे यहाँ पर, एक अल्पसंख्यक और जो एक गोरे लोग, तो एक जुल्म करने वाले लोग और एक जुल्म सह रहे थे, तो वो दो यहाँ पर समुदाय हो गया। अब इन दोनों का यहाँ पर विश्वास किस पर करे भाई, ये विश्वास करना कठिन हो गया। लास्ट पार्ट में अपने ये पढ़ा था ना कि दोनों यहाँ पर पार्टियां आमने सामने बैठ गई और आमने सामने बैठकर दोनों समझौते के लिए तैयार हो गए कि आप हमारी जमीन नहीं छीनोगे और ये कह रहे कि आप हमें अधिकार दोगे। तो दोनों स्वीकार, पर ये यहाँ पर दोनों यहाँ पर विश्वास करने के लिए तो बैठ गए, विश्वास भी कर भी लेंगे, लेकिन भविष्य में क्या होगा, भविष्य में कहीं पर वैसी स्थिति दोबारा आ गई तो वैसे ये यहाँ पर बात कह रहा है कि विश्वास किस पर करे ये दोनों, ये विश्वास एक दूसरे पर विश्वास तो भले ही कर लेंगे, लेकिन बाद में भविष्य क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बहुसंख्यक पार्टी थी और एक अल्पसंख्यक पार्टी थी। बहुसंख्यक मतलब अश्वेत क्यों लोग ज्यादा थे, क्योंकि देश ही नहीं कही है, और गोरे लोग अल्पसंख्यक क्यों थे, क्योंकि ये दूसरे यहाँ पर यूरोप से यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक अधिकार, अब भाई इनको यहाँ पर जो बहुसंख्यक लोग हैं इनको इसलिए डर लग रहा है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार के कहीं पर भविष्य के अंदर हमारे साथ में वैसे ही जुल्म दोबारा ना होने लग जाए। और यहाँ पर जो गोरे लोग है, अल्पसंख्यक है, इनके पास में जमीन जायदाद पैसे बहुत ज़्यादा है, तो इनको ये डर लग रहा है कहीं ये बहुसंख्यक लोग इनकी जमीन जायदाद ना छीन ले, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है ना, कहीं ये इन पर कब्जा ना ये अपना अभड़ास निकालने के लिए कहेंगे कि हमारे साथ में इतना जुल्म किया तो हम कौन सा पीछे हटेंगे, भविष्य के अंदर कहीं ऐसा हो गया तो वो रातों रात ही यहाँ पर खजाने को लूट लाए तो
तब दोनों का विश्वास करना एक दूसरे पर कठिन था। इनको इनसे डर लग रहा था और इनको इनसे डर लग रहा था, दोनों को एक दूसरे से डर लग रहा था। तो अब भाई यहाँ पर विश्वास भले ही अब एक बार तो चलो विश्वास कर लिया, लेकिन फ्यूचर का क्या होगा? कहीं पर इनके बेटे आ गए, जन्म गए, तो बेटे ने कहीं पर आपने कहेंगे कि मेरे पिता के साथ में ऐसा किया तूने, कातिया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कहीं पर ऐसा हो गया तो यहाँ पर तो ये भविष्य की गारंटी कौन लेगा भाई इसके? ठीक है, यहाँ पर मेन बात ये है कि भविष्य के अंदर कहीं पर ऐसी स्थिति आ गई भी अपने भड़ास निकालने के लिए अपना गुस्सा कहेंगे मैं तो अपना गुस्सा निकालूंगा, तो एक दूसरे पर निकालने को आ गई, तो अब ये विश्वास करना कठिन था यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर एक संविधान का निर्माण किया गया। संविधान यहाँ पर देखो आगे कि बुनियादी लिखित नियम, संविधान का नाम ही नहीं था उस समय, वे बुनियादी लिखित नियम, यानी कि उस समय नियम लिखे गए थे, सीधे सी बात है। तो नियम कौन से थे कि भविष्य में शासकों का चुनाव कौन करेगा, ठीक है, फिर चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं, सरकार के लिए भी एक सीमाएं तय कर दी कि सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं। फिर नागरिकता के अधिकार, नागरिकता के क्या यानी नागरिकों के लिए क्या अधिकार होंगे, सॉरी यहाँ पर नागरिकों के लिए क्या अधिकार होंगे, जैसे मैं वहां पर रहूंगा तो मेरे लिए क्या अधिकार होंगे, वो यहाँ पर तय कर दिए। तो यहाँ पर सारे वे बुनियादी नियम लिख दिए जो किसी देश के लिए आवश्यक होते हैं, सारे टोटल। तो ये बुनियादी नियम ही क्या कहलाए, ये बुनियादी नियम संविधान कहलाए। पर ये बुनियादी नियम क्या होंगे? पहली बात, ये नियम तो लिख दिए यहाँ पर, लेकिन अब अगर कोई इन नियमों को माने ना तो फिर इनका क्या महत्व रह जाएगा, अगर इन नियमों को ना माना तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ कि इनको सबसे ऊपर रखा गया, कहा गया कि इस देश के अंदर जो भी रहेगा या कोई भी शासक बनेगा तो इन नियमों को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, तभी वो इस देश का नागरिक कहलाएगा। यहाँ पर सीधी सी बात तो यही है, ठीक है। तो इन नियमों को सबसे ऊपर रखा गया और इन्हीं नियमों को यहाँ पर क्या कहा गया, संविधान कहा गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दोबारा से रिवीजन, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? दो समुदाय हैं, अब आप भी यहाँ पर आपके बीच में यहाँ पर लड़ाई हो जाती है दो बंदों के बीच में, तो अब तीसरा बंदे की जरूरत पड़ती है ना, कि कहीं भविष्य के अंदर दोबारा कहीं वैसी स्थिति आ गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो तीसरा बंदा कहता है चलो मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी दोनों के लिए, ठीक है, मैं जिम्मेदार रहूंगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, दो समुदाय थे, दोनों के लिए बीच में तीसरा कौन आया? संविधान, लिखित नियम बनाए गए यहाँ पर कि भविष्य के अंदर ऐसा नहीं होगा। फिर लिखित नियमों के अंदर देश के बारे में हर एक चीज लिख दी कि देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे बनेगी, नागरिक के क्या अधिकार होंगे, सारा कुछ। और ये नियम सबसे ऊपर रख दिए गए कि कोई भी देश के अंदर अगर व्यक्ति रहेगा तो इन नियमों को सबसे ऊपर मानेगा वो, ठीक है। तो इन्हीं नियमों को क्या कहा गया? संविधान कहा गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब तो आपको समझ में आ गया एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों आगे इस पार्ट में यहाँ पर देखते हैं संविधान के बारे में। अब आप कहोगे कि सर संविधान के बारे में आप शुरुआत में बता देते तो ज़्यादा समझ में आ जाता। नहीं भाई, शुरुआत में नहीं बता सकते। शुरुआत के अंदर आपको यहाँ पर संविधान के बारे में वैसे बेसिक बता दिया था, लेकिन सही समय पर आने पर सही टॉपिक यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। तो अब देखो संविधान के बारे में, संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ये कुछ नहीं है, डेफिनेशन को थोड़ा सा जाकर लिख दिया है, वही बात है। संविधान क्या है? संविधान एक नियमों की एक बुक है जिसे देश के लोग मानते हैं, तो वो क्या है? संविधान है। यही मैंने पहले बताया था, यही अब है। आप जिसे मर्जी लिख दीजिए तोड़ मरोड़ कर, बस आप बीच में जो यहाँ पर नियम होते हैं ना, नियम वर्ड जरूर लिखना है कि लिखित नियमों की एक बुक, बस ये वर्ड जरूर आना चाहिए। जिसका मर्जी तोड़ मरोड़ कर लिख दो, आपकी डेफिनेशन कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे कह देंगे संविधान। संविधान के बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हो। अब आगे देखते हैं संविधान के काम क्या है भाई, संविधान बनाया क्यों गया है, तो इसके बारे में अपने यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। अब भाई देश के अंदर कितने सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पर, अब इतने लोग रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि इंडिया है, इंडिया के अंदर यहाँ पर हिंदू भी रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहा है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहुत सारे तरह के लोग रह रहे हैं, ठीक है। उनके बीच में अब हो सकता है कल को जैसे हिंदू समुदाय की संख्या ज़्यादा है तो उनको ऐसा लगे कि हम सभी को मारकर और अपने देश पर आराम से रहते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन
इसी यहाँ पर भरोसे को कायम रखने के लिए, इसी यहाँ पर डर को दूर करने के लिए संविधान बनाया गया था, ताकि कोई भी यहाँ पर अल्पसंख्यक है चाहे बहुसंख्यक है वो आराम से रह सके, सभी को भरोसा हो कि हमें यहाँ पर समान फैसिलिटी दी जाएगी, समानता दी जाएगी, समान न्याय मिलेगा। ये सारी यहाँ पर भरोसा होता है ना एक नागरिकों में, वही पैदा करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया। फिर आगे यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, भाई सरकार बनेगी कैसी वो भी यहाँ पर इससे पता चलता है, और किससे फैसले लेने का अधिकार होगा। सरकार बन गई, जैसे एमपी एमएलए सारे बन गए, तो उसको एमएलए को कितना अधिकार होगा, सीएम को कितना होगा और एमपी को कितना होगा, ये सारा कौन बताता है, संविधान के अंदर ये लिखा गया है। फिर आगे यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है सरकार। अब भाई ऐसे तो नहीं है कि सरकार कोई भी काम करने लग जाएगी, यहाँ पर किसी की हत्या कर देगी या कोई और है या बदला लेने के लिए कुछ भी करेगी, तो सरकार की भी एक सीमा तय कर देता है कि अगर सरकार उस सीमा से आगे यहाँ पर उल्लंघन करेगी उस सीमा का तो उसे दंड दिया जाएगा। तो सरकार की भी एक सीमा होती है अपनी। फिर यहाँ पर नागरिकों के अधिकार थे, नागरिकों के अधिकार बता देते हैं कि नागरिक के ये अधिकार है, नागरिक सरकार से ये पूछ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को गाली देगा या कुछ और करेगा, तो ये अधिकार नहीं देता है नागरिकों को। फिर आगे यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब भाई समाज के अंदर अच्छा समाज कैसे बनेगा, जब लोग एक दूसरे से बातें कर पाएँ, एक दूसरे के बारे में यहाँ पर बातें कर पाए, अगर कोई अच्छा है तो उसके बारे में अच्छा कहे, कोई बुरा है तो बुरा कहे। अब सरकार अच्छा कर रही है तो उसके बारे में अच्छा कहे, अगर बुरा कर रही है तो बुरा कहे, यानी कि जैसा लोग चाहते हैं वैसे उस अनुसार अगर देश चले तो वो होता है एक अच्छा समाज यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे नियम यहाँ पर किसमें है, संविधान के अंदर है, इसलिए संविधान का निर्माण किया गया। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया, कैसे किया गया, वो मैंने आपको पीछे चैप्टर में बता दिया है, पीछे वाले चैप्टर के अंदर नहीं, सॉरी पार्ट के अंदर बता दिया है, ठीक है। फिर आगे देखो इसमें क्या है, जिन देशों में संविधान है, एक पॉइंट ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, कि जिन देशों के अंदर संविधान है वो लोकतांत्रिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि भारत के अंदर है, यहाँ पर भारत क्या है, भारत के अंदर संविधान है तो भारत लोकतांत्रिक है। अब यहाँ पर मान लो कि पाकिस्तान के पास में संविधान है पर है लोकतांत्रिक है, पर उसे कह देंगे कि यहाँ पर भारत संविधान है पर वो लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सीधा सा मतलब समझ लेना है कि जिन देशों के अंदर संविधान है वो लोकतांत्रिक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। और लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है, जो देश लोकतांत्रिक होगा उनके पास में संविधान हमेशा ही होगा, उल्टा कर दिया और कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो देश में, जिस देश में संविधान है, बुक्स है, वो लोकतांत्रिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जो देश लोकतांत्रिक है वो हमेशा उसके पास में संविधान होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी बन सकता है ये वाली चीज़ यहाँ पर कि संविधान के क्या काम है, संविधान क्या करता है, तो ये आप बता सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे देखते हैं इस पार्ट में। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे, तो इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। यानी कि आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पहली बात तो ये देखो कि 1928 के अंदर क्या था, संविधान लिखा जा चुका था, संविधान लिखा जा चुका था। और जो यहाँ पर आप ये जानते हो कि 1946 के अंदर यहाँ पर लिखा गया था और 1949 के अंदर कंप्लीट हुआ था। आप ऐसे मान लो कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी तो यहाँ पर तैयार हो चुकी थी पहले ही, 1928 के अंदर पहले ही लिख दिया था मोतीलाल नेहरू ने यहाँ पर संविधान। अब कहोगे सर मोतीलाल कौन है, मोतीलाल जवाहरलाल के पिताजी है, ठीक है। आप तो जानते हो जवाहरलाल नेहरू को, जो फर्स्ट यहाँ पर प्रधानमंत्री रहे थे अपने भारत के। तो 8 नेताओं और मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही संविधान का निर्माण कर दिया था, यानी कि उसकी कॉपी तैयार कर दी थी, पूरा संविधान ही लिख दिया था। वो लागू नहीं हो पाया वो अलग बात है, बट यहाँ पर संविधान 1928 में लिखा जा चुका था। फिर 1931 में क्या हुआ था, 1931 में एक राष्ट्रीय कांग्रेस का एक यहाँ पर अधिवेशन हुआ था, जिसमें यहाँ पर कराची में हुआ और यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया था। कराची कहाँ पर है, कराची है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा था, प्रस्ताव के अंदर ये कहा गया था कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, इस पर डिस्कस किया गया था। इस प्रस्ताव के अंदर भी जो आज़ाद भारत होगा वो कैसा होगा, किस तरह का होगा, किसको अधिकार दिया जाएगा, क्या महिला को वोट का अधिकार होगा, क्या नहीं होगा, क्या बच्चों को अधिकार दिया जाएगा, क्या नहीं दिया जाएगा, यानी इस मुद्दे पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई थी। तो ये आपको यहाँ पर याद रख सको तो रख लेना दोस्तों, अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फिर आगे देखो यहाँ पर
यहाँ पर यह भी सर्वसम्मति बना ली गई थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब होता है? सार्व का अर्थात सभी को, ठीक है, वयस्क का अर्थात जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, और मताधिकार का मतलब वोट का अधिकार, यानी कि जिसकी एज 18 साल से ऊपर है उसको वोट का अधिकार क्या हो गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। समझ में आ गया। और स्वतंत्रता और समानता, यानी कि स्वतंत्रता, सभी को स्वतंत्रता होगी, कोई भी कैसे भी काम कर सकता है यहाँ पर है। और समानता, सभी के लिए समानता रखी जाएगी, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सभी को यहाँ पर बोलने का अधिकार होगा, अभिव्यक्ति का अधिकार होगा, कोई आंदोलन कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात चल रही है अब 1931 की, अब की नहीं, आज़ाद भारत की नहीं, जब गुलाम भारत था तब की बात है। तब ये यहाँ पर जो हमारे नेता थे तब उन्होंने यहाँ पर सोच लिया था। फिर अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा, जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकार की रक्षा भारत है। भारत के अंदर तो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी बहुत सारे धर्म रहते हैं। तो अब जो अल्पसंख्यक है क्या उनको मार दिया जाएगा? क्या ऐसा है? नहीं, जो अल्पसंख्यक है उनको विशेष अधिकार दिया जाएगा, उनको भी उतनी ही स्वतंत्रता और उतना ही न्याय का अधिकार मिलेगा जितना कि दूसरों बहुमत को होगा। तो यानी कि ये इन मुद्दों पर यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्कस किया गया था 1931 के अंदर जब गुलाम भारत था तब। तो फिर आगे देखो, कुछ कानून औपनिवेशिक काल से ही अपना लिए गए, यानी कि जो औपनिवेशिक काल का मतलब हो गया जो अंग्रेजों का काल था, यानी अंग्रेजों ने जब भारत पर कब्जा कर रखा था तो उसे कहते हैं औपनिवेशिक काल। तो कुछ कानून औपनिवेशिक काल के ही अपना लिए गए थे जो वहां पर पहले से लागू थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1935 का भारत सरकार कानून का नियम। अब कहोगे कि सर ये 1935 का भारत सरकार कानून का नियम हमें क्या पता क्या था या क्या नहीं। तो इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर बहुत बड़ा नियम है, इसके अंदर मैं शॉर्ट के अंदर बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे तभी भारत ने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ पर संघीय व्यवस्था अपनाई जाएगी, यानी कि 1935 इसी कानून के अंदर ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर भारत के अंदर संघीय व्यवस्था अपनाई जाएगी, ठीक है। औरतों को अधिकार दिया जाएगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो वो सारा इस कानून के अंदर ही अपना लिया था। तो ये कानून वही अपना लिया यहाँ पर। फिर आगे कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी सहायता मिली थी, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकार। तो अपने जो भारत आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर जो आज़ाद भारत हुआ है, इससे पहले अनेक क्रांतियां हो चुकी थी, आप जानते होंगे। जिससे अमेरिका की क्रांति तो बहुत पहले हो चुकी थी। ब्रिटेन के अंदर जो यहाँ पर व्यवस्था चल रही थी, व्यवस्था कैसे वहाँ पर सिस्टम चलता था, तो कुछ आदर्श वहाँ से ले लिए। और कुछ यहाँ पर फ्रांस के अंदर क्रांति हो चुकी थी, फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई वहाँ पर कैसे सिस्टम चला, क्या वहाँ पर अधिकार थे क्या नहीं, तो सभी से भारत ने यहाँ पर जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो यहाँ पर खींच ली भारत के अंदर, ताकि भारत को यहाँ पर कोई भी संविधान बनाने के अंदर ज़्यादा दिक्कत ना आए, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जो वहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं वो अपना लेते हैं, अपनी बुरी चीज़ है वो वहीं पर छोड़ देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से यहाँ पर 1928 के अंदर हो चुका था, फिर 1931 के अंदर प्रस्ताव रखा एंड सर्वसम्मति बना ली थी, जो अच्छे अधिकार थे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन पर। फिर यहाँ पर कुछ अच्छे जो कानून थे वो वही ले लिए, कुछ जो क्रांतियाँ हुई थी उनसे अच्छी चीज़ सीखने की थी वो अपने यहाँ पर ले ली। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों कल अपना चैप्टर यहाँ पर अधूरा रह गया था, तो उसको सबसे पहले अपने कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर जानेंगे आज संविधान सभा। संविधान सभा क्या थी, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए संविधान का मतलब संविधान हो गया, वो आप अच्छे से जानते हैं। एंड सभा का क्या मतलब हो गया, जिसके अंदर लोग होंगे, यानी कि जो लोग संविधान को लिखने के काम करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, संविधान सभा होगी। तो देखो चुने हुए व्यक्तियों के जो सभा होती है जो संविधान लिखने का काम करती है वो क्या है, संविधान सभा। सीधी सी बात है, जिसे मर्जी लिख दो, ठीक है। कोई ना ही आपसे पूछेगा भी संविधान सभा होती क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। फिर कुछ डाटा है वो याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, दिसंबर 1946 में, ठीक है। फिर संविधान सभा के सदस्य कितने थे, 299, यानी कि 299 या फिर 289 भी आ सकता है। एंड आगे 26 नवंबर 1949 को संविधान का कार्य पूरा हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ये आंकड़े तो आपको वैसे भी याद होंगे, पहले भी याद होंगे। फिर ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा सोचने वाली बात है, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा अभी। 50 साल से अधिक पुराने संविधान को हम क्यों मानते हैं।
आप सोचकर देखिए कि संविधान 1947 को अंदर अपना भारत आजाद हो गया था, लेकिन संविधान लागू हो गया था 1950 के अंदर, ठीक है। तो 1950 से लेकर 50 साल से भी अधिक टाइम हो चुका है। कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर इस संविधान को बनी हुए? तो क्या जो कानून नियम उस समय बनाए गए थे, क्या समय के अनुसार अब नहीं बदले हैं? समय के अनुसार तो बदल जाने चाहिए। तो ये इसी संविधान को हम फॉलो क्यों कर रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर ही करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ, अगर फिर भी ना समझ में आई तो। पहली बात है, फिर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो संविधान सभा के अंदर जो लोग थे, वो क्या लोगों ने थोड़ी चुने थे? क्या वो के उन लोगों से क्या लोग खुश थे भी? ये जो लोग यहाँ पर है संविधान सभा के अंदर जितने भी लोग थे, वो लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं थे, वो खुद थे यहाँ पर, पढ़े लिखे थे, नेता थे वो। अगर लोगों की चुने होते फिर तो बात और थी, लेकिन लोगों के द्वारा वो चुने हुए नहीं थे, तो फिर संविधान भी उन्होंने लिखा यहाँ पर। तो ये कैसे चल रहा है? इतने सालों से कैसे चल रहा है? कोई विवाद भी नहीं हुआ है, जबकि और देशों के अंदर तो यहाँ पर विवाद भी हो चुके हैं, लड़ाइयाँ भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं, संघर्ष भी हुए हैं। तो भारत के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो देखिए, यहाँ पर संविधान सभा जो थी वे भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। यानी कि जो संविधान सभा के अंदर जो लोग थे ना, ज्यादातर लोग, भले ही वो लोगों के द्वारा ना चुने गए हो, लेकिन लोग उनको पसंद करते थे, पूरा का पूरा भारत पसंद करता था। जैसे सोचकर देखिए, यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू को पूरा का पूरा इंडिया यहाँ पर फॉलोअर था उनका, ठीक है। पूरा का पूरा इंडिया उनको फॉलो करता था, अच्छा बंदा था यहाँ पर। फिर यहाँ पर जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गया, या फिर लाल बहादुर शास्त्री हो गए, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, तो पूरे लोग इनको चाहते थे, पूरा भारत बन चाहता था इनको यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये एक संविधान सभा ये सक्सेसफुल रही, भले ही लोगों के द्वारा ना चुने गए लोग थे, लेकिन लोग इनको ही चाहते थे यहाँ पर। फिर आगे, इस सभा में सभी धर्मों, जाति, वर्ग, समूह और पेशों के लोग थे। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ ऊंची जाति के लोग थे या पढ़े लिखे लोग थे, सभी लोग थे। पढ़े लिखे तो होने चाहिए, क्योंकि संविधान सभा लिख रहे हैं तो पढ़े लिखे तो होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखो, तो सभी धर्मों के जाति के, अब जैसो ऐसे नहीं है कि ऊंची जाति के, इसके अंदर भीमराव अंबेडकर थे, यहाँ पर दलित जाति के थे, नीचे के, तो यहाँ पर सभी धर्म, जाति, वर्ग, सभी धर्मों के लोग थे इसके अंदर संविधान सभा के अंदर, ताकि कहीं पर आगे ये उनको संविधान सभा के अंदर जो लोग लिखने वाले थे उनको पहले पता था कि आगे जाकर ये विवाद खड़ा होगा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पूरे भारत से सभी धर्मों, सभी जाति, सभी समूहों के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया और संविधान लिखने का काम पूरा किया, इसलिए विवाद नहीं हुआ, ये भी एक कारण है। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रारूप संविधान लिखा। यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने यहाँ पर क्या लिखा था, एक प्रारूप संविधान लिखा था। ये ऐसे नहीं कि इन्होंने लिख दिया और वो लागू हो गया, ऐसे तुरंत नहीं लागू हुआ। यहाँ पर देखिए, चर्चा हुई, 1000 से ज्यादा संशोधन हुए थे इसके ऊपर, यहाँ पर हजारों से ज्यादा संशोधन हुए थे। संशोधन का मतलब होता है कि कोई जो कानून बनाए गए हैं, जो संविधान में लिखा गया है, उसको तो बदलाव करके, उसमें चेंजेस करके दोबारा सही यहाँ पर लागू लिखना। हर प्रस्ताव, हर शब्द वहां की गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया था। अब मान लो जो यहाँ पर संविधान लिखा था बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो इसके अंदर क्या हुआ था, लोगों के चर्चा की। यहाँ पर 299 लोग बैठे हुए थे ना संविधान सभा के अंदर, तो यहाँ पर चर्चा हुई काफी। अब इतनी 299 लोग थोड़े नहीं होते हैं, एक एक कानून, एक एक शब्दों पर डिस्कस हुआ इतना लंबा लंबा, और जो भी यहाँ पर बदलने को कानून लगा उसको बदल दिया गया, एंड जो सही लगा उसको वैसे ही रखा गया। तभी तो कह रहे हैं ना कि 1000 से ज्यादा संशोधन हुए। फिर जो यहाँ पर बात बदलनी थी वो बदल दी, और वहां पर जितनी भी बात कही गई थी, जो भी हर शब्द, हर पल का यहाँ पर रिकॉर्ड है उनके पास में, अब भी है, ये ऐसी बात नहीं है। जो भी है बुक्स के अंदर लिखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है, ताकि कल को अगर कोई संविधान की व्याख्या करनी हो तो उस बात को यहाँ पर दोबारा से खोलकर देखा जा सके, इसलिए हर बात को रिकॉर्ड किया गया है। तो इसका प्रयोग करते हैं संविधान की व्याख्या के लिए। ये मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, संविधान सभा के बारे में आपने ये जान लिया। सबसे पहले यहाँ पर क्या थे, संविधान सभा के बारे में आपने नहीं जाना। फिर ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था कि 50 साल से अधिक टाइम हो गया, संविधान बदलने की जरूरत क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर जो संविधान लिखने वाले थे उन लोगों ने, इतने लोग थे यहाँ पर, इतनी ज़्यादा डिस्कस की और आने वाले समय पर डिस्कस की, इस तरह से संविधान को बनाया कि जैसे जैसे समय चेंज होगा वैसे वैसे संविधान में संशोधन भी किए जा सकते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि वो जैसे 50 साल पहले जो संविधान लिखा हुआ था वैसा का वैसा ही है। यहाँ पर 103, 104 संशोधन हो चुके हैं अब उसके बाद में,
तो अलग अलग टाइम पर जहाँ पर लगता है भी ये कानून समय के अनुसार बदलना चाहिए तो उस कानून को समय के अनुसार में बदल दिया गया है। जैसे हिजाब का मुद्दा हो गया, हिजाब के बाद में किसान आंदोलन हुआ था, अलग अलग समय पर ऐसे यहाँ पर बदलते रहते, कानून वही नहीं रहते, चेंज करते रहते हैं। हमारे संविधान को बनाया ही ऐसा गया है कि आज से भले 200 साल बाद की भी बात करें तो भी ये संविधान आराम से चल पाएगा। क्यों चल पाएगा? क्योंकि समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते रहेंगे, वैसे के वैसे थोड़ी रहने वाला है। जब परिवर्तन होते रहेंगे तो संविधान बदलने की क्या जरूरत है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपने देखा होगा ना, उद्देश्य, उद्देशिका के अंदर उद्देशिका लिखी हुई है। तो उद्देशिका के अंदर कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, गणतंत्र, लोकतंत्र। तो ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, इनका अर्थ क्या आप वास्तव में जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो ये मैं आपको समझाऊंगा। देखिए वैसे आपके कोई एग्जाम में नहीं आएगा ये वाला, लेकिन मैं आपको वैसे जानकारी के लिए बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना को समझना आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करोगे, अगर कोई कंपटीशन वाला यहाँ पर स्टूडेंट अगर इसको देख रहा है तो वो अच्छे से समझे, क्योंकि पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, इसको समझ लेना। अब देखिए दोस्तों, आपको समझने के अंदर कहाँ से, अब ऐसे सीधा समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। आप क्या कीजिए, आपकी जो बुक्स है, आपकी बुक्स का पेज नंबर निकाल लीजिए, यहाँ पर ये 31, ठीक है, ये वाला पेज निकाल लीजिए। और जो जो शब्द हाईलाइट किए हुए हैं ना उसके ऊपर फोकस रखना है। जैसे हम भारत के लोग, भारत को यहाँ पर ये हाईलाइट किया है ब्लू कलर से, तो देखिए इसका मतलब क्या है, हम भारत के लोग, भारत को, यानी कि भारत का संविधान भारत के लोगों ने लिखा है। ठीक है, किसी बाहर वाले ने आकर नहीं लिखा है, तो भारत के लोगों ने लिखा है और भारत को ही दिया है। तो इस लाइन में ये मतलब कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को संविधान समर्पित करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट, प्रभुत्व संपन्न। तो प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है दोस्तों? प्रभुत्व संपन्न क्या मीन्स क्या है? प्रभुत्व संपन्न, देखिए भारत अपने फैसले सभी लेता है, यानी कि भारत अपने कोई भी कंट्री है अगर वो अपने फैसले सभी लेती है तो वो क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न। जैसे मैं अपने फैसले सभी लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर वीडियो शूटिंग करनी है, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछनी है, तो मैं अपने डिसीजन सभी लेता हूँ। कोई मेरे ऊपर कोई यहाँ पर बॉस नहीं है जो मेरा कहेगा तब मैं करूँगा, तो मैं प्रभुत्व संपन्न हूँ, मैं खुद डिसीजन ले रहा हूँ। वैसे ही कोई कंट्री होती है तो वो खुद डिसीजन लेती है, तो वो क्या है? प्रभुत्व संपन्न है। ठीक है, तो अब मान लो कि प्रभुत्व संपन्न नहीं है, वो कंट्री कौन सी? तो आप जैसे देख लो कि यहाँ पर तिब्बत को देख लो, तो तिब्बत के ऊपर चाइना का कब्जा है, तो तिब्बत क्या है? प्रभुत्व संपन्न नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट, समाजवादी। समाजवादी क्या होता है दोस्तों? समाज, समाज आप जानते हो, सोसाइटी। देखो संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। संपदा का मतलब क्या होता है? संपदा का पूंजी मान लो, रुपये मान लो, धन मान लो, और यहाँ पर साधन मान लो, आपके ट्रैक्टर ट्राली या जमीन जायदाद जो भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होती है? ये संपदा होती है, चाहे वो आपकी ज़मीन हो, चाहे आपने जो भी कमाया है, धन हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? सामूहिक रूप से पैदा होती है, कोई एक व्यक्ति उसको पैदा नहीं करता है, सारे समूह लोग उसको लगकर उसको पैदा करते हैं। तो उसका समान बंटवारा होना चाहिए। जैसे जमीन, उद्योग धंधे पर काम करने वाले कानून का समान रूप से बंटवारा, जैसे कोई भी है, जमीन है या उद्योग है, तो इसका समान रूप से बंटवारा होना चाहिए, सभी लोगों को इनमें हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा मतलब नहीं कि जैसे मुकेश अंबानी है तो अमीर हो गया तो सारे के सारे अपने आप में खरीद लेगा सारी की सारी, ऐसा नहीं हो सकता। तो सभी लोगों को यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये समाजवादी वर्ड यूज किया गया है अपने भारत में। फिर आगे पंथ निरपेक्ष। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे किताब में भी देखते जाना है। ठीक है, कहाँ पर लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष? तो पंथ निरपेक्ष देखो आगे, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? नागरिक किसी भी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक अपना सकता है। यानी कि मतलब क्या है सीधा सा, कि भारत के अंदर आप जानते हो कि कितने धर्मों के? 8 धर्मों के लोग रहते हैं। अब भारत के अंदर ऐसा तो नहीं कहता है, आज जितने भी लोग रहते हैं उनको ये तो नहीं कहा गया है कि तुम्हें सिर्फ हिंदू धर्म को ही अपनाना होगा, उनकी जो इच्छा है वो ही धर्म अपना लेते हैं। तो यही स्वतंत्रता क्या कहलाती है? पंथ निरपेक्ष। यानी कि सरकार किसी को रोकेगी नहीं, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता अनुसार कोई भी धर्म को अपना सकता है। तो यही है पंथ निरपेक्ष। सीधा सा मतलब क्या हो गया? सरकार किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो उसे क्या कहेंगे? पंथ निरपेक्ष। ओके, एंड देन आगे
लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब इतना तो आपको पता ही होगा लोकतंत्र का, जिसमें लोग शासन का चुनाव स्वयं करते हैं, तो वो क्या होता है, लोकतंत्रात्मक होता है। जिसे लोग अपने शासक का चुनाव स्वयं करते हैं, शासक जनता के प्रति जवाबदेही होती है। अब मान लो यहाँ पर प्रधानमंत्री है या एमएलए है या एमपी है, तो वो उनको अगर जनता कोई सवाल पूछती है तो उनका जवाब उनको देना पड़ेगा। समझ गए। आगे गणराज्य। गणराज्य का क्या मतलब होता है दोस्तों, गणराज्य का वही मतलब हो गया जैसे शासक लोगों द्वारा चुना होगा, किसी राजवंश का नहीं होगा। ठीक है, लोगों के द्वारा चुना होगा, किसी राजवंश का नहीं होगा, तो वो क्या होगा, गणराज्य। एंड आगे न्याय। तो न्याय का क्या मतलब है, नागरिकों के साथ में कोई धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्याय तो वही होता है ना, जस्टिस क्या होता है यहाँ पर, कि किसी भी नागरिक के साथ में, किसी भी सिटीजन के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी आधार पर, चाहे धर्म, जाति, लिंग, भेद, मूल, वंश कोई भी हो। ठीक है, किसी भी आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। फिर यहाँ पर फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या होती है, नागरिकों की सोचने, काम करने या बोलने पर कोई अंकुश नहीं होगा। अब मान लो फ्रीडम छीन ली, जैसे अंग्रेज यहाँ पर रहते तो फ्रीडम नहीं थी हमें कोई भी काम करने की अपनी मर्जी से, जो वो कहते थे, जैसे चाय के बगानों में काम करना या जो भी वो XYZ काम कहते थे वो हमें करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, हमें फ्रीडम है, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं गाली देने लग जाओ। ठीक है, आपके मार भी पड़ेगी फिर वैसे, तो यानी कि अच्छा कुछ भी करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, हमें फ्रीडम है। तो आई होप आप ये सारा समझ गए होंगे दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पर जो भी मैंने आपको बताया है, इसके अंदर आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों सबसे पहले, एंड स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कुछ आगे रहे हुआ है वो आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे यहाँ पर देखिए समता। समता का क्या अर्थ होता है, यानी कि समान। कानून की नज़र में सब व्यक्ति समान है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो चाहे गरीब हो। हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कि जो अवसर यहाँ पर मुकेश अंबानी को दिया जाएगा वही अवसर गरीब को दिया जाएगा। अगर कोई अपराध करता है कोई बड़ा व्यक्ति, उसको जितना दंड मिलेगा उतना ही गरीब को मिलेगा। ठीक है, ये समझ गए। एंड आगे बंधुता। बंधुता का क्या अर्थ होता है, वो कहते थे ना कि बंधु सखा तुम ही हो बंधु सखा, ये गाना सुना होगा ना आपने, यानी कि सभी लोगों को भाई प्रेम से रहना, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सभी का प्रेम भाव से रहने क्या होता है, बंधुता होता है। तो आई होप आप ये तो समझ गए होंगे प्रस्तावना सारी की सारी। इसके अंदर कोई ऐसा अलग से तो कुछ खास है नहीं, भी आपको जो समझ में ना आए, डिफिकल्ट सिंपल है, वो समझ में आ गया होगा। एंड आगे देखो संस्थाओं का स्वरूप। संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस। आगे देखो संविधान में समय समय में बदलाव होते हैं। संविधान संशोधन, यानी कि जो समय समय में बदलाव होते रहते हैं संविधान के अंदर, उसे क्या कहते हैं, संविधान संशोधन, अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। ठीक है, फिर संविधान स्पष्ट करता है, संविधान क्या बताता है हमें, ये बताता है कि किसके पास में कितनी शक्ति होगी, कौन किस बारे में फैसला लेगा, है ना, ये बताते हैं ना। फिर आगे संविधान नागरिकों के अधिकार स्पष्ट करता है, सरकार के लिए सीमाएं तय करता है। तो ये सब बताता है हमारा संविधान। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें एंड देन मैं आपके सामने आता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, इस चैप्टर के कंप्लीट होने पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एंड अपने मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।